स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपना चैप्टर 2। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे करंट क्या होती है। तो देखिए, करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो कर रही है, देखिए इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। तो करंट कंडक्टर के अंदर जिस एंड से इंटर करती है वो पॉजिटिव होता है, और जिस एंड से लीव करती है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं करंट पर। करंट क्या होती है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो कंडक्टर के अंदर होता है उसी को कहते हैं करंट। करंट की वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड। और एक दूसरा यूनिट भी होता है जिसको हम कहते हैं एम्पियर। ठीक है, ये तो बहुत फेमस यूनिट है, इसको कहते हैं एम्पियर। अब देखिए, ये जो करंट है बेटा, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एवरेज करंट, और एक होती है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट क्या होती है? देखिए, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मतलब डेल्टा क्यू का चार्ज जब डेल्टा टी समय में किसी कंडक्टर से फ्लो करता है, तो इनका रेशियो कहलाता है एवरेज करंट। मतलब एक बड़ा सा चार्ज एक बड़े से टाइम इंटरवल में किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो करेगा, तो हम इनका जो रेशियो निकालते हैं उससे हमको एवरेज करंट मिल जाती है। एक एग्जांपल लिया है मैंने। 10 कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर से 2 सेकेंड। तो जो आई एवरेज की वैल्यू होगी वो टोटल चार्ज फ्लो 10 कूलाम अपॉन टोटल टाइम 2 सेकेंड, इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाती है 5 एम्पियर। मतलब एक एवरेज करंट की वैल्यू 5 एम्पियर होगी उस कंडक्टर के अंदर। क्लियर हुआ बेटा? दूसरा पॉइंट है इंस्टेंटेनियस करंट। एक इंस्टेंटेनियस करंट भी होती है। ये क्या होती है? देखो, जो ये एवरेज करंट है, अगर इसमें हम टाइम डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दें, मतलब इस एवरेज करंट की वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू कंसीडर करें, मतलब इसमें लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम एवरेज करंट की वैल्यू को फाइंड करें, तो हमको मिल जाती है इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और ये वैल्यू आ जाती है डी क्यू बाई डी टी के इक्वल। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना। तो इंस्टेंटेनियस करंट ये जो हमारी निकल के आई है, ये जो वो वैल्यू होती है जब हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4th सेकंड पर फाइंड आउट करनी है, या फिर 10th सेकंड पर करंट को फाइंड आउट करना है। तो किसी पर्टिकुलर सेकंड पर करंट को फाइंड आउट करना है, तो फिर इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी की इक्वल है। अब ये जो क्यू है बेटा, ये आपको टाइम का फंक्शन दे रखा होगा। क्यू जो फ्लो कर रहा होगा कंडक्टर के अंदर, कुछ इस तरीके का दे रखा होगा, क्यू इज इक्वल टू 2t² प्लस 4t+1। टाइम का फंक्शन है क्यू, इस तरीके से देखो चेंज कर रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है। तो आपको क्या करना है, इसी क्यू की वैल्यू को डिफरेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट। देखो, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 4t+4। अब इसमें टाइम की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें रख दिया, तो देखो ये आ गया 12 एम्पियर। मतलब कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कंडक्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी 12 एम्पियर। ठीक है, बाकी हर इंस्टेंट पर, हर टाइम पर ये करंट की वैल्यू चेंज कर रही हो। क्लियर हो गया बेटा? तो दो प्रकार की करंट मिलेंगी आपको, एक तो एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम ने बताया था किसी कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज अप्लाइड होता है उसके करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम R से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस R की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए। रो यहां पर कहलाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मतलब वो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी। इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एल कंडक्टर की लेंथ है, और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया।
ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इन तीनों पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं करंट डेंसिटी पर। करंट डेंसिटी क्या होती है? देखिए, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी, तो वो करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी कहलाती है। इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहां से देखो, आई को हम लिख सकते हैं वेक्टर J डॉट वेक्टर ए। और अगर मान लीजिए किसी छोटे से एरिया में करंट फ्लो कर रही है, उसकी करंट डेंसिटी अगर हमें दे रखी है, और मान लीजिए टोटल करंट निकालनी है कि वायर में कितनी होगी, तो फिर हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो J डॉट डी का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल एरिया के लिए। ठीक है, अब देखिए ये नीचे एक कंडक्टर हमें दिया हुआ है, इसमें V का वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखा है, E की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, कंडक्टर की लेंथ जो है वो L के इक्वल है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज यानी कि दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनमें एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू वी बाई एल। ठीक है, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और लेंथ में ये रिलेशन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू वी बाई एल। अब देखिए, इस L को हम E में मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो उधर V बचेगा, V को लिख दिया मैंने आई आर के इक्वल। आई को ऐसा ही रखा, आर को लिख दिया रो एल अपॉन ए। तो राइट हैंड साइड में देखो, ए को मैंने फिर आई के साथ नीचे ले आए, आई बाई ए इज इक्वल टू रो एल, ये रिलेशन बन जाएगा। अब देखो यहां पर ई एल, और यहां पर आ गया हमारा आई बाई ए इंटू रो एल। तो एल से एल हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आई बाई ए इंटू रो। अब ये जो आई बाई ए है, ये बन जाएगा करंट डेंसिटी। तो आई बाई ए को करंट डेंसिटी लिख दिया, इंटू रो इक्वल टू ई की वैल्यू। तो यहां पर देखो हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का करंट डेंसिटी के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू होता है रो जे। रो यहां पर रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अच्छा, इसी को ही देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू ई बाई रो। और ये जो वन बाई रो है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये कहलाती है कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सिग्मा जो है वो होता है कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टिविटी के टर्म में भी फॉर्मूला आ गया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। देखो, आपने जो फॉर्मूला देखा रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो जो सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, वो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ, उसकी लेंथ दी, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया। अब एक दूसरा रेजिस्टेंस उसने दे दिया, और कहा कि इसकी लेंथ जो है वो पहले वाले रेजिस्टेंस की डबल है, और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ है। बताइए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? मटेरियल दोनों का सेम है, वही जो मटेरियल पहले था वही अब भी था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, वो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि ये जो वायर है, इसको स्ट्रेच करके एक्सटेंड कर दिया गया है, इसकी लेंथ जो है वो डबल कर दी जाती है। तो लेंथ डबल हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ कम हो जाएगा, तो ऐसा होगा। तो इस टाइप का अगर केस है, स्ट्रेचिंग वाला केस है, तो उस केस में आप याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एल स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरीके से जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, उस पर रेजिस्टेंस इस तरीके से डिपेंड करता है, आर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए स्क्वायर। रेडियस पर देखो इस तरीके से डिपेंड करेगा, क्योंकि एरिया जो है ना, एरिया ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, और यहाँ पर एरिया का स्क्वायर हो रहा है, तो नीचे फिर रेडियस का पावर 4 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस रेडियस के साथ इस तरीके से रिलेट करेगा। अब देखो, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा होगा कि लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं बाई x%, और x दिया होगा लेस देन 5%, 5% से नीचे वैल्यू दे रखी होगी। तो फिर उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा बाई 2x%। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। यहाँ पर एरर वाला मेथड हम यूज कर लेते हैं, जैसे एरर वाली प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते थे यूनिट एंड डायमेंशन में, याद करो, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। मतलब रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, उसकी वैल्यू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे
कि लेंथ में अगर x% इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस में 2x% इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एरिया x% डिक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीमेंट दे रखा है कि लेस देन 5% है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा बाई 2x%, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का एरिया के साथ रिलेशन है वो r प्रोपोर्शनल टू 1/a² है। इसी तरीके से अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है x% और x दिया है लेस देन 5% है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा बाई 4x%, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो रेडियस के साथ इस तरीके से रिलेटेड है, r इज इक्वल टू 1/r⁴। ठीक है, इतनी बात समझ आई।